हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और आज की इस क्लास में भी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी क्वेश्चन आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो पूरा क्लास आप सबको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जो साथी हमारा जनवरी का जो न्यू बैच था उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ले सकते हैं। और इसमें जो आपका है एग्ज़ाम कब है, जनवरी में है। तो जिनका जनवरी में एग्ज़ाम है वो इस बैच को ज्वाइन करेंगे। ट्रिपल सी J26 कूपन इसमें है, जो आप लगा लीजिएगा। और अभी जो नया बैच था हमारा, वो 10 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे फरवरी में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये बैच है। और इसमें कूपन कोड आपका लगेगा CCC F26। ठीक है, तो इससे भी कम में आपको ये बैच मिल जाएगा। चलिए, तो पहला सवाल है, एयरपोर्ट का कार्य किसके अंडर होता है। आपको ये बताना है कि जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का कार्य किसके अंडर होता है। ठीक है, एयरपोर्ट का जो कार्य है वो किसके अंडर में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जो साथी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाए, वहाँ तक भी ये क्लास पहुँच पाए। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या है। आपका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। वाईफाई का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा है। तो वाईफाई का मतलब क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी आप इसको बोलते हैं। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी आप इसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ईमेल के फाउंडर निम्न में से कौन है। आपको ये बताना है कि ईमेल के फाउंडर इसमें से कौन है। अब देखो, ईमेल की खोज किसने की है, ईमेल की खोजकर्ता कौन है, यही आपको बताना है कि भाई ईमेल के फाउंडर कौन है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रे टॉमलिंसन, जो कि ईमेल के फाउंडर हैं। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया है। जो iOS है, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हैं, जैसे मैक ओएस है, iOS है, विंडोज है ना, लिनक्स है, डॉस है, ये सब अलग अलग है। तो iOS स्पेशली पूछ रहा है कि भाई किसके लिए बनाया गया है। यह एप्पल मोबाइल डिवाइस के लिए डेवलप किया गया है। किसके लिए किया गया है, एप्पल मोबाइल के लिए इसको डेवलप किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि 197 कम्युनिकेशन का संबंध है। आपको ये बताना है कि 197 कम्युनिकेशन का संबंध किससे है। 197 कम्युनिकेशन का संबंध किससे है। तो इसमें जवाब देना है आपको। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बताइए। 197 कम्युनिकेशन का संबंध किससे है, तो पेटीएम से है, क्योंकि पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी है। राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा, पेटीएम की पेरेंट्स कंपनी है। अगला सवाल है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको ये बताना है कि जो पैन कार्ड है, एक्चुअली पैन कार्ड यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पैन कार्ड का। इसका मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। सही आंसर आपका हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि वाईफाई में कम से कम पासवर्ड कितना रख सकते हैं। वाईफाई में कम से कम पासवर्ड कितना रख सकते हैं। तो भाई वाईफाई का पासवर्ड जो कम से कम है वो कितना रख सकते हैं, 8 डिजिट का हो सकता है। और अधिकतम कितना हो सकता है, 63 करैक्टर का हो सकता है। टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं। टीसीपी आईपी में लेयर कितनी होती हैं, हाउ मैनी लेयर्स देयर आर इन टीसीपी आईपी। तो टीसीपी आईपी की जब बात होगी तो लेयर की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अच्छा, ओएसआई की जब बात होगी तो लेयर की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं और दोनों आपसे पेपर में पूछता है। जैसा कि टीसीपी में यहाँ दे रखा है, ये आपकी 4 लेयर होती हैं।
इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं। ईमेल किस प्रकार का हो सकता है? बताओ, ईमेल किस प्रकार का हो सकता है? ईमेल किस प्रकार का हो सकता है? ओनली पब्लिक, ओनली प्राइवेट, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, नन ऑफ दीज। तो ईमेल कैसा हो सकता है? ईमेल आपका ओनली प्राइवेट ही हो सकता है। देखो, ईमेल जो है वो ओनली प्राइवेट ही हो सकता है, पब्लिक नहीं हो सकता है। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा ओनली प्राइवेट। क्योंकि आप जब किसी को मेल करेंगे, जब किसी को मेल भेजेंगे, तो वो मेल प्राइवेट, मतलब प्राइवेट का मतलब क्या हुआ? वो कोई भी व्यक्ति नहीं देख पाएगा। भाई, आपका इंटेंशन जिसको मेल करने का होगा, जिसको मेल आपने किया होगा, उसी के पास वो मेल पहुंचेगा। पब्लिक का मतलब होता है कि आप जैसे फेसबुक पर यदि कोई पोस्ट करते हैं तो वो पब्लिकली सभी देख सकते हैं, वो पब्लिक है। बट प्राइवेट, आप किसी को व्हाट्सएप करते हैं तो जिसको व्हाट्सएप भेजा केवल वही देख सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा ओनली प्राइवेट। आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? हालांकि इसमें देखो, अगर आप कभी 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 किसी क्वेश्चन में आपको बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो ओनली पब्लिक ही आप, ओनली प्राइवेट ही आपका ठीक आंसर होगा। आरडीएस का फुल फॉर्म क्या है? आरडीएस से आप क्या समझते हैं? आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, आरडीएस का मतलब होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन वी, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस ही आरडीएस का मतलब होता है, आरडीएस का फुल फॉर्म होता है। टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? भाई, टेलीग्राम ग्रुप में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? 200 के, यानी 2 लाख मेंबर हो सकते हैं, 200 के मेंबर हो सकते हैं। अगला सवाल है, भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन को जो दुकानों का विवरण रखता है? भारत का ऐसा कौन सा लोकल सर्च इंजन है जो दुकानों का विवरण रखता है? जवाब दीजिए क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या है? जस्ट डायल डॉट कॉम। राइट आंसर ऑप्शन पहला है, जस्ट डायल डॉट कॉम। जो भी साथी क्लास में हाजिर हैं भाई, आप सब क्लास को एक बार शेयर कर दो। लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन क्लास की आपको मिलती रहे। 16 का आंसर देना है। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है जो एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता को अनुमति देता है। डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है जो एक समय में केवल एक उपयोगकर्ता को अनुमति देता है। तो इसका मतलब क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश कंप्यूटर पर चलने वाला वह प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है जब कंप्यूटर बूट होता है। जब हम अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं, जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो पहला प्रोग्राम कौन सा चलता है, वही आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आंसर है ना, ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, बाकी के दिए ही नहीं है। कई बार यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम भी दिया है और यहाँ पर POST दिया है, पोस्ट नाम का प्रोग्राम, तो आप इसको कर देंगे, है ना। पोस्ट ऑफिस, इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पढ़ा भी चुके हम आपको कई बार। तो ये आप करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन आपके सामने है। ठीक, कई बार बायोस आपको मिल जाएगा, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, और पोस्ट भी नहीं, बायोस मिल जाएगा, तो फिर आपको ये करना है। बायोस स्टैंड फॉर, यानी बायोस जो है इसका क्या मतलब है? BIOS जो है छोटा सा प्रोग्राम होता है, आपको पहले बताए हैं। और ये प्रोग्राम कहाँ पर होता है? तो आपके कंप्यूटर की जो रोम चिप लगी है ना, वहाँ पर होता है। आपके कंप्यूटर की रोम चिप के अंदर ये प्रोग्राम होता है छोटा सा, और इसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। अगला सवाल, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया जांचती है कि कंप्यूटर के घटक काम कर रहे हैं और ठीक से जुड़े हैं? तो ये बताओ, कौन ऐसा है जो ये चेक करता है कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, बूट करते हैं, उसी समय
आपके बायोस के द्वारा एक प्रोग्राम रन किया जाता है जो ये चेक करता है कि आपका जो कंपोनेंट है कंप्यूटर के वो सभी प्रॉपरली वर्किंग में हैं अथवा नहीं। ठीक है, ये कौन तय करता है? तो ये तय करता है आपका POST, जैसा अभी बता रहे थे, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ही तय करता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी पोस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर पर अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है? भाई, कंप्यूटर पर बाकी के सॉफ्टवेयर को कैसे चलाया जाएगा, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कौन काम करता है? ठीक है, यानी बाकी के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म कौन उपलब्ध कराता है? बाकी के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध कराता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। डैश में जहां एक ही समय में कई प्रोग्राम चल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यह निर्धारित करता है कि कौन से एप्लीकेशन को किस क्रम में चलना चाहिए और दूसरे एप्लीकेशन को टर्न देने से पहले प्रत्येक एप्लीकेशन के लिए कितना समय देना चाहिए, ये कौन तय करता है? तो किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में जहां पर एक ही समय में कई प्रोग्राम चलते हैं, तब OS ये निर्धारित करता है कि कौन से एप्लीकेशन को किस क्रम में चलना चाहिए? तो ये आपका है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, और यहां पर पूछ रहा है कि भाई द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं? इस शब्द से आप क्या समझते हैं, बता दीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो आप कह सकते हैं एक सेट है, प्रोग्राम्स का एक सेट है जो हमारे पूरे कंप्यूटर वर्किंग को क्या करता है? कंट्रोल करता है, जो हमारे पूरे वर्किंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डैश कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शंस एंड प्रोवाइड्स अ मीन वाई विच यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। डैश कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के तरीके को नियंत्रित करता है और एक ऐसा साधन प्रदान करता है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या सुपर कंप्यूटर है या इसमें से कोई नहीं है? जवाब दीजिए, सोचिए, समझिए और आंसर दीजिए, क्योंकि अब जो है समय बहुत नज़दीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके 21 से स्टार्ट हैं, 21 दिसंबर से स्टार्ट हैं और आज तारीख है 19, कल का दिन बीच में है आपका। क्या करोगे इसमें? जवाब 23 में क्या होगा आपका सही जवाब? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारे पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के तरीकों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो और कोई सॉफ्टवेयर आप रन ही नहीं कर सकते हो, तो सभी को ये ऑपरेट करता है। अगला सवाल है कि लिनक्स इज एन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स डैश एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लिनक्स जो है वो विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट, मैक, ओपन सोर्स, हालांकि ऑप्शन ऐसे हैं जो बहुत आसान बना देते हैं प्रश्न को। तो इसमें देखो ये तो सब हो नहीं सकते हैं क्योंकि ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ओपन सोर्स यहाँ पर फिट बैठेगा। और आप सब जानते भी हैं कि जो लिनक्स है हमारा ना, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक सवाल और आप याद रख लो, पूछता है कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वायरस नहीं आते हैं, जिसमें वायरस नहीं आते हैं, तो वो है आपका लिनक्स। ठीक है, डैश। अब लिखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मुख्य रूप से सर्वर के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है। सर्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, किस नाम से इसे जाना जाता है? सर्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को आप किस नाम से जानते हैं? मुख्य रूप से सर्वर के लिए। ठीक, 25 में आंसर आपको देना है। तो सही जवाब कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर आपका डी है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल का जवाब दो, 26 क्या कह रहा है? इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है?
एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कौन है? थ्रेड, कॉल, ट्रैप, कर्नेल। और ये बात भी हमने कई बार पढ़ाई है, शायद याद करो अगर आपने पिछले 4-5 क्लास देखे होंगे तो मैंने आपको बताया है। तो अगर किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के मूल की बात करें तो भाई कर्नेल होगा। करेक्ट आंसर कौन सा है? कर्नेल जो है वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल होता, आप कह सकते हैं जड़ होता है। थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में और बताया गया है, जैसा कि आप यहाँ समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य घटक है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंध करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक सेतु का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर के हार्डवेयर, क्योंकि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हम किसी हार्डवेयर को रन करते हैं। ठीक है, कोई हार्डवेयर जीवित होता है तो वो कैसे? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। तो उसके और हार्डवेयर के बीच में एक पुल, एक सेतु का काम करता है। कौन? जो आपका कर्नेल है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत के तरीके को नियंत्रित करता है? उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत के तरीके को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो ये काम करता है भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। नहीं, यहाँ पर आपका यूजर इंटरफेस हो जाएगा। सॉरी, करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत के तरीके को कंट्रोल करता है? यूजर इंटरफेस। सही जवाब हमारा क्या है? यहाँ पर यूजर इंटरफेस है। ठीक है ना, क्योंकि भाई यूजर इंटरफेस के द्वारा ही हम इंटरेक्ट करते हैं। भाई अगर हमारा जो यूआई है, इसी के थ्रू तो हम इंटरेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से। भाई हम अगर अपने सिस्टम से कुछ काम ले रहे हैं तो वो यूजर इंटरफेस के थ्रू ही ले रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन पहला है। एक छोटा प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी विशिष्ट डिवाइस के साथ संचार करने का तरीका बताता है, उसे हम कहते हैं। एक छोटा प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी विशिष्ट डिवाइस के साथ संचार करने का तरीका बताता है। जैसे भाई कोई आपका इस सिस्टम है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, एक छोटा सा प्रिंटर आप लेकर आए, तो इस प्रिंटर को इससे कनेक्ट करना है तो कैसे करोगे? उसके लिए डिवाइस ड्राइवर होना चाहिए, तभी इस ऑपरेटिंग सिस्टम से इस डिवाइस को जोड़ पाओगे और तभी इससे कुछ प्रिंट कर पाओगे। तो जो भी डिवाइस आप बाहर से अपना कंप्यूटर में कनेक्ट करते हो, उसके साथ में एक डिवाइस ड्राइवर होना जरूरी है। किसका होना आवश्यक है? डिवाइस ड्राइवर का होना आवश्यक है। 29 में पूछो, क्या कह रहा है कि क्यूआर कोड कब निर्मित किया गया था? आपको ये बताना है कि क्यूआर कोड को कब निर्मित किया गया था। क्यूआर कोड कब निर्मित हुआ? 1994 में, 1994 में। सबको याद रखना है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसने बनाया था। डेंसो बेव नाम की कंपनी थी, वहां पर ये 1994 में बना था और ये जापान में था। कहाँ बना था? जापान में। ये कंपनी कहाँ की थी? जापान की। ठीक है, सभी स्लाइड को एक साथ कैसे देखा जा सकता है? बहुत सारी स्लाइड्स हैं, उनको आप एक साथ देखना चाह रहे हो, एक ही स्क्रीन पर आप उनको देखना चाह रहे हो, तो कैसे देख सकते हो? सभी स्लाइड को आप एक ही स्क्रीन पर यदि देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था कौन सी है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में छोटे छोटे बॉक्स के रूप में स्लाइड्स को एक ही स्लाइड पर देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और सवाल आता है कि ये बताओ, जैसे ये स्लाइड्स दिख रही हैं कि स्क्रीन इतनी बड़ी, मान लो ऐसी स्क्रीन है और ये स्लाइड दिख रही है, तो इस लाइन में जो ये लाइन ऐसे गई राइट साइड में यहाँ तक, अभी 3 हमने बनाई, 1 2 3, ऐसी लाइन में मैक्सिमम कितनी स्लाइड आ सकती हैं? तो मैक्सिमम 15। यहाँ 15वीं स्लाइड होगी, इस लाइन में ऐसी 15 स्लाइड आ सकती हैं। ये भी पूछता है एग्जाम में। अगला सवाल है, बिटकॉइन के संस्थापक कौन हैं? बिटकॉइन के संस्थापक कौन है? अब देखो, जो साथी ना पहली बार क्लास कर रहे हैं या 2-4 क्लास किए हैं तो उनको हो सकता है चीजें कुछ कुछ समझ में ना आ रही हो, मतलब बेसिक क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, पर जैसे स्लाइड की इम्प्रेस की बात हो रही है तो हो सकता है चीजें समझ ना आ रही हो। तो अगर आप स्टार्ट करते हैं पहली क्लास से, कहाँ से? फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हैं, तो भाई सब कुछ समझ में आता है। और आपको जो हमने बैच दिया है, जो हमारा बैच अभी है 399 का, इस पर भी जो कूपन लगाएंगे तो ये कम होकर के आपका 360 रुपए के आसपास रह जाएगा अभी। तो वहाँ डे 1 से आप क्लास देखेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई टॉपिक आपका छूट जाए, रह जाए, समझ ना आए। लेकिन भाई पढ़ना तो पड़ेगा, या तो ऑफलाइन पढ़ लो या ऑनलाइन
जो जो कम फीस में आपका 360 रुपये में 3 माह के लिए हो जाता है। इसकी फीस कितनी है? 3 माह के लिए है। यानी कि आपकी जो फीस है वो कितनी है? 120 रुपये पर मंथ। तो भाई 120 रुपये पर मंथ में पढ़ लीजिए आप। उससे ज़्यादा बेहतर आपको यहाँ नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल कराते हैं एप्लीकेशन में, और सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर ऑप्शन है कि कौन सा चूज करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो केवल और केवल बस एग्ज़ाम देने से 2-3 दिन पहले ही क्लास करते हैं, तो उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप ये जो क्लासेस करवा रहे हैं इनको करो। लेकिन सजेशन मेरा यही रहेगा कि प्लीज़ आप बैच अवश्य लें, पढ़ाई अवश्य करें। बैच नहीं लेना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ऑफलाइन पढ़ें, लेकिन कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स को पूरा पढ़ो प्रॉपर, है ना। खुद से पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप यहाँ पर आकर के पढ़ लीजिए। अब जो नहीं पढ़ पाए उनके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर उनको पढ़ा रहे हैं। कुछ प्लेलिस्ट पीछे की हैं वो देख लो, आराम से आपका निकल जाएगा। वे अब क्योंकि आने वाले समय में कंप्यूटर हर जगह कोई पेपर आता है, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो लेखपाल की हो, बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज हैं। अब हर सिलेबस में कंप्यूटर आता है, और ट्रिपल सी एक ऐसा सिलेबस है जो पढ़ लोगे तो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर सही जवाब क्या है? बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोटो। बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है। डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं? डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में जब व्यवस्थित करते हैं तो इसको आप कहते हैं डेटा सॉर्टिंग। भाई डेटा को हम क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे। और डेटा को सॉर्ट हम कैसे करेंगे? या तो हम उसको ए लेटर के हिसाब से करेंगे, या जेड मतलब अपोजिट इसके, तो या तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट को कैसे डाल सकते हो? लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करना है, कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस करना है, या फिर आप चले जाओ कहाँ? इंसर्ट मेनू के अंदर, यहाँ पर भी कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अगला सवाल है G2G का मतलब समझा दो। G2G का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर देना है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा है? पहला है। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगला सवाल है रुपे कार्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया था? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुपे कार्ड, ये डेबिट कार्ड जो आप सबको अब मिलता है, उसमें अधिकांश आपने देखा होगा कौन सा मिल रहा है? रुपे कार्ड भी डेबिट कार्ड सबको दिया जा रहा है। तो जो रुपे कार्ड डेबिट कार्ड है, ये किसने जारी किया, किसने लॉन्च किया? रुपे कार्ड को किसने बनाया? एनपीसीआई ने बनाया। एनपीसीआई आप सब जानते ही हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए, तो एक चीज और यहाँ पे याद रखना है, जो आपका ये रुपे कार्ड है ना, रुपे कार्ड ये लॉन्च कब हुआ था? 2012 में। 2012 में ये जो है रुपे कार्ड लॉन्च हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है इंडियन सुपर कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? इंडियन सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? बताओ, इंडियन सुपर कंप्यूटर का पितामह या जनक किसे माना जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय पादुरांग वाडकर नाम है इनका, और इनको जो है इंडियन सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है, ये बताओ कि जो परम सुपर कंप्यूटर था इसका विकास किस व्यक्ति ने किया? तो परम सुपर कंप्यूटर जो पहला हमारा था वो इन्होंने ही डेवलप किया था। इन्होंने कहाँ डेवलप किया था? तो ये भी आपको जानना है। सीडैक नाम की संस्था थी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक में इन्होंने डेवलप किया था। तो इनको फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। अगला सवाल देखो क्या पूछा है कि मनरेगा एक्ट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ मनरेगा एक्ट? जो मनरेगा एक्ट है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ाना। ना, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। मनरेगा एक्ट, इसमें गारंटेड आपको जो है वर्क दिया जाता है। ठीक है, तो आजीविका को बढ़ाने के लिए, आजीविका सुरक्षा बनी रहे
मतलब गारंटेड आपको काम मिल जाए, ऐसा ना हो कि काम ही ना आपके लिए हो, तो इसके लिए ये एक्ट बना है। अगला सवाल क्या है, रोज तथा कॉलम का मिलान क्या है? रोज तथा कॉलम का मिलान क्या है? देखो रोज एंड कॉलम, अब कॉलम ऐसे होते हैं और रोज ऐसे होते हैं, इनके मिलान बिंदु को कहते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो राइट आंसर कौन सा है? पहला है। अगला सवाल है, लिनक्स में ch1 कमांड का इस्तेमाल क्या है? लिनक्स में ch1 कमांड का इस्तेमाल क्या है, इसका जवाब दीजिएगा। लिनक्स में ch1 कमांड का इस्तेमाल क्या है, आंसर दीजिएगा। कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा, कौन सा सही जवाब हो जाएगा? चेंज फाइल ऑनर, इसका जो वर्क होता है किसके लिए होता है? फाइल ऑनर को बदलने के लिए, चेंज करने के लिए। अगला सवाल है कि 10 पीटी इज मिनिमम फंड साइज इन राइटर। देखो राइटर में कम से कम जो फंड साइज होगा वो 10 पॉइंट का होगा। मिनिमम अगर आप देखोगे राइटर में तो वो 10 पीटी का साइज मिलेगा। कम से कम 10 पीटी का साइज आपको मिलेगा, ऐसा यहाँ बोला है। ना ना, ये गलत हो जाएगा, ये आपका क्या है? फॉल्स है। आपका यहाँ पर मिनिमम फंड साइज अगर राइटर में देखें तो कितना होता है? 12 पीटी का होता है। कितना होता है? 12 का होता है। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की बताइए, तब तक थोड़ा हम इसके बारे में और बात कर लें। देखो मिनिमम कितना होता है? मिनिमम आपका 6 होता है। मिनिमम 6 होता है। अच्छा, ये मैंने जो 12 बताया, ये क्या बताया? राइटर में 10 न्यूनतम होता है, नहीं न्यूनतम कितना होता है? 6 होता है, 6 पीटी। ये जो 12 है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आप देखोगे राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट जो फंड साइज आपको मिलेगा, राइटर आप खोलोगे वहाँ पर फंड साइज ऑटोमेटिकली मिलेगा, वो 12 पॉइंट मिलेगा। मिनिमम 6 कर सकते हैं, अधिकतम आप 96 कर सकते हैं। अधिकतम कितना? 96 कर सकते हैं। फंड चेंज करना है तो आप कहाँ जाओगे? फंड स्टाइल को बदलना है तो आप कहाँ जाओगे? आप आपके पास एक स्टैंडर्ड, आपके पास एक फॉर्मेटिंग टूलबार होती है। क्या होती है? फॉर्मेटिंग टूलबार, वहां से जाके फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस, एक तो होता है केवल फाइंड, कि भाई आपने केवल फाइंड कर लिया। यहां पर कह रहा है कि फाइंड भी करना है और रिप्लेस भी करना है, तो कंट्रोल एच दबा लेना। केवल फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ से केवल फाइंड हो जाएगा। इससे क्या होगा? फाइंड एंड रिप्लेस होगा। फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है। और इसके अलावा और बता दें हम, ये जो कमांड है ये है कहाँ पर? तो एडिट मेनू के अंदर। देखोगे राइटर में जो एडिट मेनू होता है ना, वहां पर ये कमांड आपको मिलेगी। इक्वल राउंड 175 कामा -2, और इसको राउंड ऑफ करना है तो कैसे हल करोगे? जब कभी भी माइनस में यहां पर सेकेंड वैल्यू माइनस में दी हो तो आपको हमेशा डेसिमल प्लेस से पहले वाली वैल्यू को राउंड ऑफ करना है। तो जैसे यहाँ पर डेसिमल प्लेस नहीं है तो ये पहले वाली ही वैल्यू मानी जाएगी, तो 5 को हटाकर 0 कर देंगे। राउंड ऑफ करने का मतलब इनको हम 0 करेंगे, 2 स्थान तक 0 कर देंगे। अगर आपने अंतिम वाला जो टेक्स्ट है, जो अंतिम वाला सॉरी आपका नंबर है, वो अगर देखा और वो 5 या 5 से अधिक मिला तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो +1 यहाँ करना पड़ेगा क्योंकि 7 था ये अंतिम वाला। 5 या 5 से ऊपर है तो +1 करेंगे, तो 1 1 2 आ जाएगा। यहाँ 200 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सही जवाब हमारा क्या बन जाएगा? 200 बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अली बाबा के संस्थापक निम्न में से कौन है? आपको ये बताना है कि अली बाबा के संस्थापक यानी कि फाउंडर, अली बाबा के फाउंडर जैक मा है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। एसईओ एक टर्म है आपका। एसईओ क्या होता है? एसईओ, एसईओ से आप क्या समझते हैं? एसईओ से आप क्या समझते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। अगला सवाल है, इसका जवाब देना है। इसमें पूछा है कि सेव एज की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपको ये बताना है कि सेव एज कैसे करते हैं, सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, कैसे आप सेव एज कर सकते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और एस होता है सेव एज की शॉर्टकट की।
कंट्रोल शिफ्ट और एस इस सेव एज की शॉर्टकट की है। उमंग ऐप केवल एंड्रॉइड फ़ोन में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ऐसा है कि उमंग ऐप केवल आप एंड्रॉइड फ़ोन में ही इस्तेमाल कर सकें? ऐसा है क्या? नहीं, ये फॉल्स है। आप इसको iOS और एंड्रॉइड दोनों पर चला सकते हैं। इम्प्रेस में न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप इम्प्रेस में एक नई स्लाइड कैसे ले सकते हो? तो इसके लिए कंट्रोल एम प्रेस करना पड़ेगा। एक न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम प्रेस करते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा कोड होता है? पैसे अगर किसी दूसरी कंट्री में भेजना है तो कौन सा कोड डायल करना होगा? पैसे अगर किसी और कंट्री में भेजना है या किसी और कंट्री से आपको मंगाना है, स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। 49 कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता कौन है? मतलब एआई के जनक इसमें से कौन है? तो याद रखना है जॉन एम कार्थी हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। लिब्रे ऑफिस में साइडबार किस साइड में होती है? लिब्रे ऑफिस में देखा आपने स्क्रीन, जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर या कुछ भी ओपन करते हैं तो देखा होगा आपने एक साइड बार होती है जो कि यहाँ पर होती है, राइट साइड में होती है। ठीक है, यहाँ पे इसमें कई सारे ऑप्शन रहते हैं, तो ये राइट साइड में आपको साइड बार मिलती है। कैल्क सेल में किसी नंबर का अलाइनमेंट क्या होता है? जब भी आप कैल्क सेल के अंदर कोई नंबर टाइप करेंगे, जैसे 1 2 3 ऐसे, तो ये हमेशा राइट साइड में भागेगा। अच्छा, कैल्क सेल में अगर कोई अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे तो ये हमेशा लेफ्ट साइड में भागेगा। तो नंबर हमेशा राइट में रहेगा और अल्फ़ाबेट हमेशा लेफ्ट में रहेगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। 51 प्रश्नों को हमने इस क्लास में शामिल किया था। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ आया होगा। और भाई देखो, इससे पहले जो हमने कुछ प्लेलिस्ट करवाई हैं और कुछ मैराथन करवाई हैं, आप उनको एक तरफ से जितने भी क्लासेस हैं वो सीरीज़ में देख लो। और मैराथन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैराथन जो हमने अभी करवाई हैं उसको देख लो, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2-3 मैराथन करवाई हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और जो प्लेलिस्ट हैं प्रीवियस अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए, नवंबर एग्ज़ाम के लिए, उनको आप देख लेना। और भाई देखो, नवंबर वाले बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, भर भर के मैसेज आप सब दे रहे हैं। तो अभी से मैं कहता हूँ सभी बच्चों के लिए कि जो भी बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं अपने एग्ज़ाम को, एक अच्छी ग्रेड में क्वालिफाई किए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आने वाले जो भी आपके ज़िंदगी के एग्ज़ाम्स हैं वो ऐसे ही आप पास करते रहें, ऐसे ही आप टॉप करते रहें। और जो बच्चे किसी कारण से रह गए हैं तो निराश नहीं होना है, तुरंत तत्काल अपना फॉर्म अप्लाई करो और पढ़ाई में फिर से लग जाओ। अब ऐसा भी नहीं कि पूरे दिन वही पढ़ते रहो, जो भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस रखिए। ट्रिपल सी के लिए थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, लेकिन सही समय से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, मेरा कहना ये है। क्योंकि केवल ट्रिपल सी पास करके ही जॉब नहीं लगेगी, आपको जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं उसको भी ढंग से करना पड़ेगा। और हम समझते हैं कि हो सकता है उसकी तैयारी के कारण आपको टाइम ना मिल पा रहा हो जो आप ट्रिपल सी की तैयारी करें, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम इतना टाइम अवश्य निकालें कि कम से कम जो क्लासेस करा रहे हैं वो आपकी हो जाए, उतना ठीक है। लेकिन ये सही समय से निकालना शुरू करें। अब क्योंकि एग्ज़ाम एकदम लगा है तो तब तक पढ़े नहीं, जब एग्ज़ाम के 4 दिन बचे तो फिर भाई आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा तो ये कहना है कि अपनी जो तैयारी जैसी कर रहे हो वैसी करते रहो। आप आराम से 1 आवर किसी समय निकाल लीजिएगा, या आधा आधा घंटा आप दिन में 2-3 बार ऐसे करके निकाल लो, वो आपके हिसाब से देख लो, लेकिन समय से। जैसे अब जिनका फरवरी में एग्ज़ाम है वो अभी से लग गया बच्चा, तो वो टॉप करके मानेगा, वो ए ग्रेड ला लेगा। अब ऐसा भी नहीं कि ट्रिपल सी में बहुत पढ़ेगा, नहीं, वो 1 घंटा भी पढ़ेगा ए ग्रेड लाएगा, पक्का है। क्योंकि हम अपने सिलेबस में इतना पढ़ा ही देते हैं आपको, बस पढ़ पाओ, आपके ऊपर है, समझ रहे हो। और ये ऐसा नहीं, ये ट्रिपल सी के लिए तो है ही, लेकिन अगर ये सिलेबस पढ़ लिया है आपने तो और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी बहुत हेल्प होगी, वहाँ पर भी बहुत हेल्प होगी। क्योंकि लगभग लगभग ये जो नेले ट्रिपल सी का कोर्स है ये हर जगह आता है पेपर में। ठीक, तो समय से पढ़िए, मेरा ये कहना है। चलो क्लास समाप्त करते हैं। और ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी ऐप प्ले स्टोर पर है, वो डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर जो कोर्स आप चाहते हैं उसको ले सकते हैं। अभी नया हमने टैली के लिए बैच लॉन्च किया है, जो साथी अकाउंटिंग सीखना चाह रहे हैं वो टैली का बैच ले सकते हैं। बाकी आप मॉक टेस्ट भी अपने करते रहिए ट्रिपल सी wifi.com से। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।